आपका आईक्यू लेवल पता लग गया। लेकिन यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जो हमने मानक पढ़ा, जो सॉल्वे और मेयर ने दिया, कैसे आप पहचानोगे? पहला, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्या आप नियंत्रित कर पा रहे हो कि नहीं, रेगुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक? या तीसरा पक्ष, वो भी आपका तय करता है। जैसे अभी भीड़ थी, उग्रवादी भीड़ थी, आप निहत्ते चले गए, ठीक है ना, क्लियर? तो ये आपकी भावनाओं को दर्शा रहा है कि हाँ भाई इसकी भावना पॉजिटिव है, या हिंसा दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब वही एक है, उसके स्तर को कम माप कर, ठीक है ना। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका माप है, और ये आईक्यू का माप है। आपके बुद्धि वाकई में जो कहा जाता है इंटेलिजेंट, ठीक है ना, क्लियर? एक प्रश्न भी इसी से रिलेट करके आता है। जैसे कहा जाता है, जैसे कोई आवश्यक नहीं है कि जो आईएएस में लड़का टॉप किया हो वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है ना। कोई आवश्यक है कि जिसने मेरिट पोजीशन ग्रहण किया हो, नंबर 1 आईएएस पे आया हो, तो क्या वो अच्छा सिविल सर्वेंट हो जाएगा, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा? नहीं, जब तक कि उसमें क्यों हुआ, उसका मेरिट पोजीशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ इट्स आईक्यू लेवल के कारण आया कि नहीं आया? आईक्यू लेवल के कारण। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसको ईक्यू का होना ज्यादा जरूरी है। मानते हैं कि नहीं भाई? भावनात्मक रूप से वो सशक्त नहीं होगा तो ज्ञानात्मक रूप से सशक्त होने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्लियर? जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उनका ईक्यू लेवल तेज होता है, और उन्हीं के नीचे आपके आईएएस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका आईक्यू लेवल तेज होता है, ठीक है ना। तो हाउ टू एग्जीक्यूट द एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आईक्यू के साथ साथ ईक्यू का भी होना जरूरी, और ईक्यू का होना जरूरी नहीं है, ईक्यू का ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है ना, ये चीज, ठीक, क्लियर? तभी आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक। आगे दिया है यहां क्या, किसी व्यक्ति की क्षमताओं जैसे दृश्य, स्थानिक प्रोसेसिंग, दुनिया का ज्ञान। अभी पूछे कि भाई वहां बताओ अटलांटा कहाँ है, तुरंत हमने बताया हाँ अटलांटा यहाँ है। भाई बताओ फिनलैंड कहाँ है, तुरंत हमने बता दिया फिनलैंड वो कहाँ है। तो ये क्या है? दैट पर्टिकुलर इज योर आईक्यू। ये आपका क्या दिख रहा है? आईक्यू दिख रहा है, ठीक है ना, क्लियर? अब आइए, उच्च ईक्यू का अर्थ है कि कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी, आत्मजागरूक, ठीक है ना, और कठिन भावनात्मक अनुभवों को संभालने में सक्षम है, ठीक है ना। आत्मविश्वास होना चाहिए। बताया कि सफलता के पीछे 2 चीजों का आवश्यक होना है, एक आत्मविश्वास और दूसरा सत्यनिष्ठा, ठीक है ना। तो वो होना आवश्यक है, तभी आप किसी भी अभियान में क्या होगे? सफल होगे। ये न रहे नहीं सफल होगे। दूसरा क्या कहा है? आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? कठिन भावनात्मक अनुभवों को संभालने में सक्षम है। मतलब क्या? प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने की क्षमता, ठीक है ना, क्लियर? ये चीज है। आइए इसमें आइए क्या, उच्च बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति कुछ विषयों को बहुत तेजी से सीखने में सक्षम होता है। जैसे ज्योग्राफी रख लीजिए, ज्योग्राफी बहुत तेज है। हिस्ट्री रख लीजिए, एकदम रटे बैठा है कि नहीं है? कुछ भी पूछ लीजिए सब सरपट याद है, ठीक। और क्या कहा है? उन विचारों के बीच संबंध बना सकता है जो दूसरे आसानी से नहीं कर पाते, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ आपका आत्मजागरूकता परिस्थितियों से रिलेटेड है, भावनाएं, ठीक। आगे उदाहरण दिया हुआ है, किसी भी सरकारी नीति के बारे में आम सहमति विकसित करने में मदद करेगा, ठीक है ना। जैसे कई सरकारी नीतियां बनती है, लोग विरोध में रहते हैं। एक कुशल प्रशासक वही है जो आम जनता में भी
उस नीति के लिए सकारात्मकता ले आए। यही तो होगा। आपको किस लिए रखा है? जन विश्वास पैदा करने के लिए। किससे? सरकार से। क्यों? क्योंकि आप सरकार और समाज दोनों के मध्यस्थ हैं कि नहीं है? भाई एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? हु इज एडमिनिस्ट्रेटर? इज अ मीडिएटर बिटवीन, ठीक है ना, जनता और सरकार। जनता और सरकार दोनों के मध्य क्या है? मध्यस्थ है। ठीक, तो सरकार ने योजनाएं थोपी, तो सरकार ने अगर योजनाएं दी है तो उसके विरुद्ध न जा करके उसमें क्या करना? आम सहमति पैदा करना। ठीक है ना, कि सरकार ने आपके हित में ये रखा है। ठीक, क्लियर? आगे आइए। और इसमें क्या है? इससे नीति और आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी आईक्यू से। भाई नीति अगर हमें समझना है कि क्या एक्चुअल में पॉलिसी क्या है, तो वो हम आईक्यू से समझ रहे हैं। ठीक है ना? और जनता के बीच सकारात्मकता इस नीति के लिए हमें ले आना है, वो किससे ले आएंगे? ईक्यू से ले आएंगे। ठीक है ना? क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब आइए। इस प्रकार आईक्यू की कल्पना एक इंजन के रूप में की जाती है जो एक वाहन को शक्ति प्रदान करता है। जाहिर सी बात है। ठीक है ना? ज्ञान किसी व्यक्ति को क्या प्रदान करेगा? शक्ति प्रदान करेगा। आगे आइए। और ईक्यू उस वाहन के स्टीयरिंग के रूप में कार्य करेगा जो आईक्यू को क्या प्रदान करेगी? दिशा प्रदान करेगी। जाहिर सी बात है कि किस दिशा में गाड़ी ले जाना है वो किसका काम है? स्टीयरिंग का काम है कि नहीं है? तो EQ वही कार्य कर रहा है। ये बड़ी अच्छी लाइन है, ये आप लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसी वजह से 2-3 उसका दे दिया जाता है ताकि जो वर्ड्स प्रयोग किए जा सके, उदाहरण डाले जा सके, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जितना एग्जाम्पल डालेंगे दैट पर्टिकुलर इज फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए। इसलिए सफलता के लिए केवल IQ ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना? यह केवल एक व्यक्ति को नौकरी दिला सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेरिट पोजीशन पे आप आ गए, ठीक है ना, लेकिन नौकरी में सफल होने के लिए उस व्यक्ति को दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, जहां EQ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? अब आइए। डेनियल गोलमैन हमने बता रखा है आपको, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना? डेनियल गोलमैन। अब क्या है, ये प्रश्न आता है कि भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता से लाभ क्या है? बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कहाँ कहाँ लाभ है? सबसे पहले जान लीजिए। एक है सिविल सेवाओं में लाभ, तो प्रश्न भी आ जाता है कि सिविल सेवाओं में किस तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लाभ। राजनीति शासन में लाभ, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और आर्थिक दृष्टि से, इन सब में लाभ है। ठीक है ना? क्लियर? फिलहाल में सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सिविल सेवाओं से। इसी वजह से ये मैं लेके आया हूँ और उसके बाद क्रम वाइज देखेंगे। ठीक है ना? क्लियर? इसमें क्या है, वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर ऊंचा है, जिसका प्रमुख कारण कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती हुई अपेक्षा। ठीक है ना? क्लियर? हम लोग कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना पर आधारित है। ठीक? गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी। अब जाहिर सी बात है, जहां डबल इंजन सरकार है वहां तो अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? लेकिन अब तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में उल्टा है, स्टालिन की सरकार है, यहाँ विरोधी परस्पर विरोधाभास है। ठीक है ना? अभी एक ही मुद्दे पे क्या हुआ, विरोधाभास देखने को मिला। जैसे नोट वाले मुद्दे पे आपने देखा कि ये वहाँ उन्होंने क्या कर दिया कि एक नोट, ठीक, तमिल में उन्होंने लोगो बना दिया। ठीक है ना? क्लियर? कहीं ना कहीं क्या है, ये विरोधाभास है। ठीक है ना? तो उस जगह वहां के सिविल सेवकों को भी सोच समझ करके कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना? कि भाई इस सरकार के साथ रहें कि इस सरकार के साथ रहें। भाई सिविल सेवक जो हैं तो मेनली केंद्र सरकार के, जो IAS एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक, लेकिन राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ रहा है। ठीक है ना? पता चला कहीं से कहीं हो जाए, क्या हो जाए। ठीक है ना? तो दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना उन राज्यों में उनके लिए क्या है, एक चिंता का कारण हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ भी उन चीजों का वो हो जाता है। तो देखिए राजनीति के कारण परस्पर विरोधी और अतिशय दबाव, सीमित बजट किंतु ऊंचे उद्देश्य। भाई जाहिर सी बात है बजट कम है लेकिन लोगों को आवश्यकताएं, भाई लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। भारत क्या कर रहा है, भारत राशन दे रहा है, फिर भी पुअर्टी इंडेक्स में हम लोग नीचे आ जा रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, जबकि हर चीज में तो सब चीज देखना है, आगे है। उसके बाद दिया हुआ है किंतु ऊंचे उद्देश्य, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी के आंदोलन इत्यादि। इतनी जटिल परिस्थितियों में वह व्यक्ति सफल हो पाएगा जिसमें तनाव प्रबंधन और अपनी व दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होगी। जाहिर सी बात है, आप थोड़े बहुत समस्याएं गिनवाइए और उसके बाद क्या लिख लीजिए, कारण लिख दीजिए, वो उसका निदान लिख दीजिए कि भाई कैसे तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन भी जो हमारा है वो भावनात्मक प्रबंधन का ये हिस्सा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। सिविल सेवक को प्रायः ऐसे कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता है जिनके चयन में उसकी भूमिका नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर। भाई जाहिर सी बात है कि वो तो खुद सेलेक्ट होकर के आ रहा है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करता है जिनके द्वारा वो, मतलब जिनको उसने, जो भी उनके अधीनस्थ हैं उनको उसने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, क्लियर। तो उसमें क्या है, अगर उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को समझ पाए तो उसी के अनुसार कार्य का विभाजन करे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए उनके, आप सिविल सर्विसेज में हो, ठीक, आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हो और आपको फाइनेंशियल कोई कार्य दिया गया है, मतलब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ ऊंचे पद पर हो, तो आप जब तक देखोगे कि आपके अधीनस्थ जो हैं, ठीक, इस रेवेन्यू वाले में जिसकी रुचि ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, तो आप उसको उधर की ओर क्या करोगे, मोल्ड करोगे, ठीक है ना, क्लियर। और किसी की अगर लिपिक क्षमता ज़्यादा है तो आप उस ओर उसको मोल्ड करोगे। तो मतलब उसकी रुचि और क्षमता के हिसाब से उसको क्या करना, बंटवारा कर देना, ठीक है ना, कि आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो। ये योग्यता कहाँ से आएगी, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता से ही आ रही है कि पहले तो आप उसके क्षमताओं को पहचानो, ठीक है ना, क्लियर। आप क्षमताओं को पहचानो, आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड देन, ठीक है ना, आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए लगाओ। आगे दिया हुआ है स्टाफ के साथ अपने संबंधों में ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना जिससे कि कार्यालय में स्वस्थ कार्य संस्कृति बनी रहे। जाहिर सी बात है, ये ना हो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो बिल्कुल एकदम इस तरीके का व्यवहार रखो कि आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना, क्लियर, कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम तो भाई, ठीक है ना, हम ही हैं। डिक्टेटरशिप तहजीब जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। डिक्टेटरशिप संस्कृति से आप दूर रहें, ठीक है ना, तानाशाही रवैया नहीं, ठीक। भाई जो आपके साथ अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी निश्चित रूप से आपके किसमें हैं, आपके हितों के लिए रखे गए हैं, ठीक है ना, आपके साथ कार्य करने के लिए रखे गए हैं। फिर भी आप अगर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करोगे तो क्या वो कार्य संस्कृति में आपकी मदद करेंगे, नहीं करेंगे, निश्चित रूप से नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक उचित माहौल बनाने के लिए, एनवायरनमेंट बनाने के लिए उन सबसे व्यवहार क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, अब देखिए क्या दिया है, मेन चीज तो दे ही दिया, अधीनस्थों के साथ लगभग समानता के अधिकार, ठीक है ना, के स्तर पर बातचीत करना, उन्हें अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक। औपचारिक नियमों की जगह संगठन के उद्देश्यों के प्रति सभी को प्रतिबद्ध बनाने की कोशिश करना, ठीक। कर्मचारियों के निजी सुखों और दुखों में इस तरह सहभागी होना कि वे गहरी प्रतिबद्धता महसूस करें। अब ये हो भाई, उनके निजी जीवन में भी थोड़ा सा जाइए, ये नहीं कि एकदम उनके निजी जीवन में घुसे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक। उनके सुख दुख में भी अगर कोई समस्या है, मान लीजिए कोई उनके क्या हॉस्पिटलाइज है, तो सहानुभूति प्रकट किया। समानुभूति तो आप प्रकट नहीं कर सकते हैं, अगर वो स्थितियां बन रही है तो समानुभूति भी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब हर चीज
हिसाब से होना चाहिए। फिर दिया है कर्मचारियों को निश्चित उद्देश्य देकर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना, आवश्यकता पड़ने पर खुद उनसे अधिक कठोर परिश्रम करके दिखाना। जैसे अगर आपने ये कहा है कि भाई सरकार का जो कार्य प्रणाली है वो 31 मार्च को क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक। आपने कहा कि भाई बजट के अनुरूप हमको सारी चीज़ें, सारी फाइलें क्या चाहिए, मेंटेन चाहिए, ठीक। आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, सबको कार्यशैली आपने समझा दी, और फाइनली आप क्या हो गए, आप चुपचाप बैठ करके टीवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, अधिकारी हो, तो ये नहीं चलेगा ना। आप भी क्या करो, आप भी रात भर जाग करके क्या कर रहे हो, फाइल तैयार कर रहे हो, ठीक है ना। उनको समय समय पे कॉल करके प्रोत्साहित कर रहे हो, क्या भाई हुआ है, कितना समय लगेगा, चलो मैं ये कर देता हूँ, अगर नहीं हो पाया है ये। आप प्रोत्साहित करने के साथ साथ अपने भी क्या कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो अगला भी देख करके आपको क्या होगा, प्रोत्साहित होगा, ठीक है ना। ये थोड़ी ना प्रोत्साहित होगा देख के कि सर जी तो पार्टी कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम यहाँ 31 को क्या कर रहे हैं, फाइनल डेटा तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल हर चीज, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है तो उसी कार्यशैली की संस्कृति के हिसाब से ही आपको क्या करना है, चलना है, और अपने अधीनस्थों के साथ भी उसी तरह से सब चीज बनाए रखना है। आगे दिया है, अगर कभी जनता किसी मुद्दे पर उग्र है तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ये लाभ हो सकते हैं। देख लीजिए, वो सब पढ़े ही हम लोग, क्या सटीक स्तर पर समझना कि उग्रता का वास्तविक स्तर कितना है, ठीक है ना। जान लीजिए कि भैया कितनी भीड़ है उग्र, ठीक है ना, और कितनी मात्रा में अभिव्यक्तियां बनावटी है, ठीक है ना। कभी कभी भीड़ उग्र न होकर के केवल बनावटी दिखती है, जैसे पोस्टरबाजी और ये ज़्यादा दिखती है, ठीक है ना। उनको केवल मनवाना रहता है, ठीक है ना। जैसे कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जाति आरक्षण या अन्य चीज़ों पे क्या होगा कि रेलगाड़ी के सामने भीड़ बैठ गई, ठीक है ना, या एक भीड़ बैठ गई कि एक गांव का कोई स्टेशन है उसको जंक्शन बनाने की ट्रेन रुके यही, और भीड़ क्या है, बैठ गई कि भाई ट्रेन रुकवाओ, हमारे भी स्टेशन पे ट्रेन रुकनी चाहिए, ठीक है ना, हमारा यहाँ महत्व है, ठीक। तो दिखता है कि क्या भीड़ की मंशा है, कितना आवश्यक है, कितनी उग्रता है, कितना लेवल है, ये सारी चीज किससे पता चलेगी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ये पक्ष है, ठीक है ना। अपनी अभिव्यक्तियों पर कठोर नियंत्रण रखना ताकि ऐसी कोई बात न निकले जो समस्या और उग्र समस्या को और, ठीक है ना, बढ़ा दे। पता चला आप क्या करने गए थे, कंट्रोल करने, ठीक है ना, और आप ही कंट्रोल होकर आ गए, ठीक, उल्टा ही हो गया असर। तो ऐसा चीज नहीं होना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है क्या, ऐसी भाषा या गैर भाषिक संकेतों का प्रयोग करना जिससे जनता व प्रशासन के बीच दूरी कम हो और यह महसूस कराया जा सके कि प्रशासन वास्तव में उन्हीं के साथ है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले की बात थी, कोविड में, ठीक है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, निकले थे, ठीक है ना, और उन्होंने गाली गलौज किया, किसके साथ, जनता के साथ, ठीक है ना, कि समझ नहीं रहे हो ये। तो ये भाषा को क्या कर दे रहा है, उग्र कर दे रहा है। दूसरा मुद्दा देख लीजिए, ये उदाहरण डाल सकते हैं, ये वाला जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि अभी सरकार क्या कर रही है, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करा रही है, ठीक है ना, क्लियर। बीच में आपने देखा होगा एक साल 2 साल पहले कि कुछ इंस्पेक्टर्स या पुलिस वालों की ही फोटो बिना हेलमेट के जनता ने ही शेयर कर दी, वायरल कर दी, ठीक। तो पहले आप कार्य संस्कृति को क्या करें, मेंटेन करें। अगर आप चाह रहे हो कि ट्रैफिक नियमों में जनता क्या करे, सुधार लाए, तो स्वयं में भी क्या लाए, सुधार लाए। पता चला हमको ये शक्ति दी गई है कि हम ट्रैफिक जांच कर रहे हैं तो हम खुद ही हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं, है कि नहीं है। ऐसी फोटो कई वायरल हुई, ठीक है ना।
तो कार्य संस्कृति को पहले हमको खुद समझना चाहिए और उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, तब जा करके अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ कहा गया है। आगे है कि यह कोशिश करना कि जनता की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दिया जाए, ताकि जनता भी प्रशासन के साथ मिलकर समस्या के समाधान में सहायक हो सके। आगे दिया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त प्रशासक स्वयं को और दूसरे को अभिप्रेरित करने में समर्थ होता है, जिसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। जैसे राजनीतिक दबाव या कार्य के दबाव में के समय स्वयं को अभिप्रेरित कर पाना और हार न मानना। जाहिर सी बात है, ठीक है ना? किस आपको मिल गया, मान लीजिए कोई डिजास्टर आया है, आप ही हार गए तो फिर दूसरे को क्या वो करोगे? ठीक है ना? तो वही प्रेरणा खुद पहले सेल्फ इंडक्शन, मतलब सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन ये होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? बड़ी परियोजनाओं के मामले में ऐसी परिस्थितियां अक्सर आती हैं जैसे लक्ष्य समय पूरा न हो पाना। ठीक है ना? आगे स्टाफ को इस तरह अभिप्रेरित करना कि आवश्यकता पड़ने पर वह संगठन के कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा क्या करते हैं, झोंक दें। ठीक है ना? क्लियर? और महान प्रशासक जनता को भी इस तरह अभिप्रेरित कर देते हैं कि समस्याएं खुद सुलझने लगती हैं। जैसे जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों से श्रमदान कराना तथा आपदा जैसी स्थितियों का प्रबंधन कर लेना। जैसे जानिए, जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐसे प्रोग्राम्स चला दिए जो स्कूल में, जैसे आपने देखा होगा स्काउट गाइड, एनसीसी, ये बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना? किस समय सर्विसेज, कौन सी सेवाएं जो हम लोग किसके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? आपदा पे कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल क्या कि बच्चों को जब अगर हमने ढाल दिया तो ऐसी अगर परिस्थितियां पड़ी तो बच्चों को उस जगहों पे क्या कर दिया गया, भेजा गया, ताकि वो क्या कर सकें, कुछ उन जगहों पे क्या कर सकें, इन चीज़ों का कार्यशैली कर सकें, बता सकें। भाई खाना खिला दिया, ठीक है ना, किसी का सामान उठा दिया, कुछ भी, मतलब इस तरह के जो भी कार्य हो सकते हैं उस कार्य संस्कृति में ढल जाना। ठीक, वही है। और इसके लिए भाई गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए। जिन क्षेत्रों में जातिगत व सांप्रदायिक तनाव ऊंचे स्तर पर रहता है, वहां के प्रशासकों पर यह विशेष दायित्व होता है कि वे सभी समूहों के साथ मैत्री का भाव बनाएं, चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था किसी एक के साथ हो। यदि श्री जैन कलेक्टर हैं और बकरीद का त्योहार है तो उन्हें बधाई देनी होगी, वह भी इस तरह से कि उनके मन में यदि इस त्योहार के प्रति कटुता है तो भी यह नजर ना आए। जाहिर सी बात है कि अगर आप सांप्रदायिक होगे तो जाहिर सी बात है कि आप सांप्रदायिकता फैलाओगे। लेकिन अगर आप धर्मनिरपेक्ष हो, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष हो तो ही आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? जैसे क्या यहाँ क्या है कि आप जैसे बकरीद का त्योहार है, उसमें क्या है, मान लीजिए कि आप दूसरे धर्म से हो, भले आपको वो त्योहार पसंद ना हो, अन्य चीज ना हो, लेकिन आपको उस त्योहार में, ठीक है ना, इस तरह का व्यवहार करना है, ऐसा वो करना है जिससे कि किसी के धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। ठीक है ना? क्योंकि धर्म विशेष सबका है, ठीक है ना, सबकी आस्थाएं अपने साथ साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना? क्लियर? भाई आप अगर कहीं कुछ मान रहे हो तो कोई कुछ और मान रहा है, जाहिर सी बात है, उसकी आस्था उसके साथ जुड़ी है, आपकी आस्था आपके साथ जुड़ी है। ठीक, तो कहीं भी आप अगर आप सिविल सेवक हो तो पता चला आप गए वो सांप्रदायिकता को ठीक करने, आप पता चला सांप्रदायिकता खुद फैला रहे हो। ठीक है ना? तो ये चीजें क्या है, ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो वही चीज उसमें कहा है, ठीक है ना, अपनी भावनाओं पर क्या करना है, कठोर नियंत्रण ठीक कर सकने वाले व्यक्ति ही ऐसे क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं। जैसा देश वैसा देश। ठीक है ना? उसी हिसाब से आपको रखना है। चलिए आज के लिए बहुत है, ठीक है ना, धन्यवाद।